हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो रिजल्ट से पहले डिटेल में प्रीव्यू करेंगे और साथ साथ में दोस्तों इंडियन ऑयल की तरफ से डिविडेंड भी आने वाला है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अप्रैल में ही होने वाली है, नोट करके रखिएगा अप्रैल 30 की डेट, जिस दिन रिजल्ट्स और फाइनल डिविडेंड दोनों के बारे में हमको डिटेल में पता चलेगा। दोस्तों अब डिविडेंड की बात करते हैं। अभी आप देखेंगे जब Q2 के रिजल्ट आए थे उस समय में, जैसे आप देख सकते हैं नवंबर के महीने में एक 5 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी यहां पर मिल चुका है जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर से। अब पता चलेगा कि 5 से ये कितना डिविडेंड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 कितना 3 रुपीज का डिविडेंड था और उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था 3 बार डिविडेंड आया था दोस्तों, और बोनस भी 1:2 के रेशियो में आया था। तो चूंकि बोनस यहां पर आया था तो यहां पर मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो बोनस आया है, इसीलिए तो 8 रुपीज 40 पैसे का डिविडेंड आया था यहां पर। तो यहां पर कैलकुलेट ऐसा नहीं कर दीजिएगा 5, 4 और 2 रुपीज 40 करके, क्योंकि यहां पर बोनस के कारण से एडजस्टमेंट हुआ है। तो 8 रुपीज 40 का यहां डिविडेंड, तो आप देख रहे हैं कि डिविडेंड यहां पर ज्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर इस साल एक्चुअली में इंटरिम डिविडेंड में ही पिछले साल के फाइनल डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड आ चुका है। तो ये बिजनेस के बारे में भी बहुत बताता है कि ये थोड़ा सा वोलेटाइल बिजनेस है और कुछ हद तक यहां रिस्क ज्यादा हो जाती है। दोस्तों अब डिविडेंड एनालिसिस करते हैं। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है कैसा चल रहा है, 9 महीनों का डेटा आया है, ईपीएस है 25.26, ये हम लोग के पास डेटा आया है। और अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ सालों में कि कंपनी ने कितना डिविडेंड पे आउट किया है, ये देख सकते हैं आप लास्ट 3 इयर्स में। देखिए ये तो 2020 है तो कोविड वाला साल था, तो फिर उसका डेटा को हम नहीं लेते हैं। लास्ट 3 इयर्स में देखिए 40 to 50% का डिविडेंड पे आउट है, मतलब जो ईपीएस कंपनी ने कमाया है उसका 40 से 50 का डिविडेंड हो जाता है। हाइपोथेटिकली मान लीजिए Q4 में, क्योंकि ये तो 9 महीनों का डेटा है, अप्रैल से दिसंबर, जनवरी से मार्च, सोच लीजिए कोई भी जो है प्रॉफिट नहीं हुआ, ईपीएस उतना ही रहा, 25 के आसपास ही रहा। तो अगर हम डेटा देखेंगे तो कितना यहां पर डिविडेंड हो सकता है, 10 रुपीज से 12 रुपीज 50, 40 to 50। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर डिसाइड करते हैं तो अब ये रेंज मिल गई, अब 5 रुपए का डिविडेंड आ सकता है और थोड़ा डिविडेंड बढ़ जाए। ओके, अगर 30 का ईपीएस हो जाए तो और ज्यादा डिविडेंड यहां पर हो सकता है। लेकिन अगेन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ईपीएस कुछ भी आ सकता है, यहां पर ईपीएस शॉकिंगली कम भी हो सकता है दोस्तों, और ये नेचर ऑफ बिजनेस है। आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, ये देखिए ये डेटा है जून 2020 का जो क्वार्टर है उसका। आप देखिए कितना यहां पर प्रॉफिट था, 883 करोड़ का प्रॉफिट था। उसका एक क्वार्टर से पहले प्रॉफिट देखिए 7000 करोड़ का प्रॉफिट था, मतलब 3 महीने में 90% प्रॉफिट डाउन, और फिर अगले ही क्वार्टर में बिल्कुल प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ जाती है, और फिर 2 क्वार्टर के बाद में देखिए 910 करोड़ का लॉस है, अगले 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने के बाद फिर से 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट। तो ये जो बिजनेस है क्रूड के प्राइस पर थोड़ा डिपेंड होता है, इसीलिए जो डिविडेंड को लेकर कोई भी अंदाजा करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अप्रैल 30 का ही वेट करेंगे कि क्या फाइनल ईपीएस आता है और ईपीएस के आधार पर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिविडेंड का क्या यहां पर फैसला होता है। ठीक है, अब बिजनेस पर नियर टर्म चैलेंज है उसको समझते हैं और कंपनी के वैल्यूएशन को समझते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, हमारा जो लर्निंग ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहां पर बिजनेस एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस, गोल प्लानिंग, जैसे आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके रिटायरमेंट का प्लान, पैसिव इनकम कैसे आप लोग प्लान कर सकते हैं, ये सब के बारे में प्योर कंटेंट आते रहते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 4400 से बड़ी की एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है दोस्तों। नियर टर्म चैलेंज की मैं बात कर रहा था। अब देखिए अभी हम देखिए मार्च अप्रैल के महीने में जो मिडिल ईस्ट में फिर से थोड़ा सा जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा जो है गर्मा गर्मी थोड़ा बढ़ गई है। उससे क्या हुआ है, क्रूड के प्राइस $90 से ऊपर हो गए। अब देखिए क्रूड के प्राइस जब ऊपर जाते हैं तो इसका इंपैक्ट एक्चुअली में इंडियन ऑयल को थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, और जो मार्केटिंग कंपनीज हैं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सबको यहां पर होगा दोस्तों। तो उनके मार्जिन्स यहां पर इंपैक्ट हो सकते हैं। ऐसा हमने देखा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये दिखाया था ना, ये डेटा जहां पर रिकॉर्ड प्रॉफिट से रिकॉर्ड लॉस 6 महीने में हो गया। ये हुआ था जब यूक्रेन रशिया की लड़ाई हुई थी, क्रूड के प्राइस $110-120 के ऊपर पहुंच गए। लेकिन जो मार्केटिंग है, मतलब जो पेट्रोल पंप है, उसमें तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, प्राइस बहुत यहां पर कम बढ़े। तो उससे क्या हुआ, जो इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, उन लोगों को लॉस हुआ मार्केटिंग में। लेकिन जैसे ही क्रूड के प्राइस रिकवर हुए, जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, रिकवर हुए, मार्केटिंग मार्जिन वापस आया और देखिए रिकॉर्ड प्रॉफिट भी यहां पर शुरू हो गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और रिसेंट में अभी गवर्नमेंट ने जो फ्यूल में आप देखेंगे रिटेल में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी अभी कम किए हैं, तो इसका एक्चुअली में डायरेक्ट इंपैक्ट इनके जो बिजनेस है उनको ही होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जो Q4 में इसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये मार्च 14 को ये चेंज हुआ है। तो Q4 में इंपैक्ट यहां पर लिमिटेड हो सकता है, लेकिन Q1 टफ हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो
प्राइस है वो कट हुए हैं, ऊपर से $90 पर बैरल का अभी चल रहा है बहुत ज्यादा, जो अनसर्टेनिटी है मिडिल ईस्ट के कारण में। तो नेगेटिव मार्जिन भी हो सकता है, तो Q1 में कुछ शॉकिंग फिर से यहां पर आ सकता है। बट अगेन ये बहुत ही जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, मई जून में क्या क्या हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्शन है, अब इलेक्शन के रिजल्ट्स पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा कि क्या फ्यूल के प्राइस है, नई सरकार की क्या यहां पर पॉलिसी है, तो वो सब चीज है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो बिजनेस है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा। तो इस रिस्क को आपको ध्यान में रखना है। जब अच्छा समय होगा तो बहुत रिकॉर्ड डिविडेंड और प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं, जो टफ समय होगा तो थोड़ा सा चैलेंज भी हो सकता है, और अच्छा से टफ 3-6 महीने में हो जाता है, और टफ से अच्छा वो भी हमने देखा है 3 से 6 महीने में हो जाता है। वैल्यूएशन कैसा है? वैल्यूएशन के लिए हम यहां पर ट्रेडिशनल पी रेशियो को नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे ईवी बाई एबिटा। ईवी मतलब इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? देखिए, जनरली हम लोग किसी भी कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो हम लोग जनरली देखते हैं उनका मार्केट कैप, जैसे 2.4 लाख करोड़ है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप तो खाली इक्विटी को कंसीडर कर रहा है, लेकिन कंपनी का डेट भी होता है। और सोच लीजिए थ्योरेटिकली आप कंपनी को खरीद रहे हैं, तो कंपनी का इक्विटी और डेट दोनों को आप कंसीडर करेंगे, और कंपनी का कैश को उसके साथ माइनस करेंगे, तो इंटरप्राइज वैल्यू आपको मिलेगी, और उसको डिवाइड किया जाता है एबिटा के साथ। एबिटा मतलब आपने कितना कमाया हुआ है इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन से पहले। तो ये 4.1 के आसपास है, जो कि आप मान सकते हैं थोड़ा सा ये हमको प्रीमियम में देखने को मिल रहा है जब ईवी बाई एबिटा की बात कर रहे हैं। अब ईवी बाई एबिटा कभी कभी 8-10 भी हो जाता है जब एबिटा कम हो जाता है। अगर हम सिंपल में यहां पर समझे, जो फेयर वैल्यू है उसके आसपास या थोड़ा सा हमको हिस्टोरिकल लेवल से महंगा देखने को मिल रहा है। बाकी Q4 में नए नंबर्स आएंगे तो हमको और डिटेल्स पता चलेगी। इंडियन ऑयल के बारे में बात करते हैं। रिफाइनिंग का भी उनका बिजनेस है, मार्केटिंग तो हमने थोड़ा सा समझा, लेकिन रिफाइनरी में बड़ा बिजनेस है उनका, और गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है उनके लिए, उनकी रेटिंग के लिए। अब देखिए उनका अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी ज्यादा है 0.69, तो डेट ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनको बेस्ट रेटिंग मिली हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहां पर सपोर्ट है। 32% भारत की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी में नंबर 1 है इंडियन ऑयल, उसके बाद आता है रिलायंस, और फिर बाकी कंपनीज आती है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक कंपनी भारत के लिए है। रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स अच्छे हुए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट 34,781 करोड़ हुए हैं, जो अप्रैल से दिसंबर, जो कि अप्रैल से दिसंबर 2022 में 1816 करोड़ का लॉस था, तो बिल्कुल लॉस से प्रॉफिट में आई है। जब आप रेवेन्यू की बात करेंगे, यस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मार्जिन्स यहां पर ज्यादा हमको देखने को मिले हैं, इसीलिए प्रॉफिट यहां पर बढ़ रहा है दोस्तों। तो लास्ट में क्या रिस्क है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है? क्रूड प्राइस पर बिजनेस इंपैक्ट होता है, बिजनेस उसके ऊपर हमको देखना चाहिए, और क्रूड प्राइस बहुत ही मुश्किल होता है हम लोगों के लिए गेस कर पाना। नेक्स्ट है 80-85% क्रूड का इंपोर्ट होता है, तो जो भी जियोपॉलिटिकल जो चीजें हैं, जो रिस्क हैं, वो भी यहां पर रहती है, और उससे क्रूड के प्राइस अगर कम होते हैं या बढ़ते हैं तो बिजनेस में यहां पर इंपैक्ट हो जाता है। अगर जितना क्रूड प्राइस कम हो तो इनके लिए थोड़ा अच्छा है कि मार्केटिंग में थोड़ा मार्जिन यहां पर आ जाता है। लास्ट में दोस्तों कुछ डिटेल्स का वेट करेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे कि किस तरीके से Q4 यहां पर गया हुआ है। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू दोस्तों।